Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture, I'll discuss isolation and purification of total cell DNA, means isolation and purification of genomic DNA. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in Plant Microbe Interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is isolation and purification of total cell DNA, that is isolation and purification of genomic DNA. Isolation and purification of genomic DNA की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बैक्टीरियल सेल से आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं, एंड दैट इज इकोलाई. बैक्टीरियल सेल से अगर हमें डीएनए आइसोलेट करना है एंड प्यूरिफाई करना है तो टोटल हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. First step is the growth and harvesting of bacterial culture. सबसे पहले हमें बैक्टीरियल कल्चर को ग्रो एंड हार्वेस्ट करना होगा. सो दिस इज द फ्लास्क जिसमें लिक्विड मीडिया है. लिक्विड मीडिया में बैक्टीरियल सेल्स को ग्रो करते हैं एट एप्रोप्रिएट कंडीशन, एंड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन इस सेल्स को पैलेट करते हैं. जो बैक्टीरियल सेल ग्रो किया हुआ है उसको पैलेट करते हैं, एंड देन सेकेंड स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट. मीन्स ये जो बैक्टीरियल सेल्स का पैलेट है उसको एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट द नेक्स्ट स्टेप इज द purification of DNA from the cell extract, and the last step, that is fourth step, is the concentration of DNA. And once DNA is concentration, the last step is the measurement of DNA concentration. So total 4 steps follow करने पड़ते हैं बैक्टीरिया से जीनोमिक डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए को आइसोलेट करने के लिए. फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज द ग्रोथ एंड हार्वेस्टिंग ऑफ बैक्टीरियल कल्चर, देन pelleting of the cell. Second step is the preparation of cell extract. Third step is the DNA purification from the cell extract, and the fourth step is the concentration of DNA. So पहले आते हैं फर्स्ट स्टेप पे. फर्स्ट स्टेप is the growth and harvesting of what? Growth and harvesting of bacterial culture. Bacterial culture को ग्रो करने के लिए लिक्विड मीडियम यूज किया जाता है, और लिक्विड मीडियम में जब बैक्टीरिया कल्चर को ग्रो करते हैं दैट इज द ब्रॉथ कल्चर. और बैक्टीरियल सेल्स के ग्रोथ के लिए 2 तरह का लिक्विड मीडिया यूज होता है. फर्स्ट वन इज द M9 मीडियम एंड सेकेंड वन इज द LV मीडियम. LV मीडियम को लूरिया बर्टनी मीडियम भी बोलते हैं. M9 मीडियम की खास बात यह है कि M9 मीडियम इज द डिफाइंड मीडियम. M9 मीडियम क्या है? इट इज द डिफाइंड मीडियम. डिफाइंड मीडियम का मतलब क्या होता है? वैसा मीडियम जिसमें सारे कंपोनेंट्स नोन होते हैं. डिफाइंड मीडियम क्या है? ऑल कंपोनेंट्स आर नोन. मीन्स इस मीडिया का सारे कंपोनेंट्स हमें पता है. इस मीडिया की खास बात यह है कि दिस मीडिया कंटेन्स मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो कि इसेंशियल एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है. इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हुआ? नाइट्रोजन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ. इसेंशियल एलिमेंट्स के अलावा इसमें ग्लूकोज होता है जो कार्बन एंड एनर्जी को सप्लाई करता है. इसके अलावा इसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स सच एज ट्रेस एलिमेंट्स एंड विटामिन्स भी ऐड करते हैं. इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो इट इज NH2HPO4, दैट इज सोडियम बाइफॉस्फेट, पोटेशियम बाइफॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट. Apart from these inorganic nutrients, there is glucose जो कि कार्बन एंड एनर्जी दैट इज कार्बन सोर्स प्रोवाइड करता है. इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड दैट इज ऑल्सो नीडेड फॉर द सेल्स, that is also needed for the growth of the cell. Next one media is the LV media. LV media is a complex undefined media. It is complex media
या फिर अनडिफाइंड मीडिया। ये क्या है? इट इज अनडिफाइंड मीडिया। अनडिफाइंड मीडिया का मतलब क्या हुआ? अनडिफाइंड मीडिया का मतलब हुआ कि इस मीडिया का प्रिसाइज क्वांटिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स आर नॉट नोन, मीन्स इसमें पता नहीं रहता है। क्यों पता नहीं रहता है? क्योंकि इसके दो कंपोनेंट है। फर्स्ट वन इज द ट्रिप्टोन एंड सेकेंड वन इज द ईस्ट एक्सट्रैक्ट। सो इसमें दो तरह के इंग्रेडिएंट होते हैं एलबी मीडिया में। एक इंग्रेडिएंट होता है ट्रिप्टोन और दूसरा इंग्रेडिएंट होता है ईस्ट एक्सट्रैक्ट। ट्रिप्टोन क्या है? ईस्ट एक्सट्रैक्ट क्या है? ट्रिप्टोन बेसिकली अमाइनो एसिड्स एंड स्मॉल पेप्टाइड सप्लाई करता है, जबकि ईस्ट एक्सट्रैक्ट की अगर बात करें तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट इज ए ड्राइड प्रिपरेशन ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड ईस्ट सेल्स, जो कि नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को प्रोवाइड करता है along with sugar and organic nutrients. Complex media may no further supplementation and support the growth of wide range of bacterial species. So दो तरह के मीडिया हुए, एक तो M9 मीडिया और दूसरा LB मीडिया। M9 मीडिया की अगर बात करें तो M9 मीडिया तब जरूरत होता है बैक्टीरियल कल्चर के लिए जब अंडर प्रिसाइजली कंट्रोल्ड कंडीशन पे बैक्टीरियल कल्चर को ग्रो किया जाता है। लेकिन जब पर्पस होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, उस कंडीशन में कॉम्प्लेक्स मीडिया इज मोस्ट एप्रोप्रिएट है। एलबी मीडिया एट 37 डिग्री सेल्सियस शेकिंग हम रखते हैं 150 to 250 आरपीएम ऑन ए रोटेटरी प्लेटफॉर्म। इकोलाई सेल्स डिवाइड वंस एवरी 20 मिनट्स। सो अंटिल द culture reaches the maximum density of about 2 to 3 into 10 to the power 9 cells per ml। अब इस बैक्टीरियल कल्चर के ग्रोथ को मॉनिटर करना है। बैक्टीरियल कल्चर के ग्रोथ को कैसे मॉनिटर करते हैं? बाय रीडिंग द ऑप्टिकल डेंसिटी एट 600 नैनोमीटर वेवलेंथ। और 600 नैनोमीटर वेवलेंथ पे हम इसके बैक्टीरियल कल्चर के ओडी को मेजर करते हैं। ओडी इज द ऑप्टिकल डेंसिटी और इसको मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से। दैट इंस्ट्रूमेंट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से बैक्टीरियल कल्चर के ग्रोथ को मेजर करते हैं बाय मेजरिंग द ऑप्टिकल डेंसिटी। इस वेवलेंथ पे 1 ओडी यूनिट, इस वेवलेंथ पे 1 ओडी यूनिट इज इक्वल टू 0.1 into 10 to the power 9 cells per ml। कितना होगा? 600 नैनोमीटर वेवलेंथ पे 1 ओडी यूनिट इज इक्वल टू 0.8 into 10 to the power 9 cells per ml। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में बैक्टीरियल कल्चर को मेजर करते हैं बाय यूजिंग 1 सेंटीमीटर वाइड क्यूबेड। दिस इज द क्यूबेड। क्यूबेड में हम 1 ml बैक्टीरियल कल्चर लेते हैं। जब हम इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इंसर्ट करते हैं और इसके थ्रू 600 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट पास करते हैं, तो इससे जो ट्रांसमिटेड लाइट होता है, दैट ट्रांसमिटेड लाइट डिटेक्ट करता है ओडी को। सो ओडी को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। 1 ओडी यूनिट इज इक्वल टू log 10 intensity of transmitted light divided by intensity of incident light, and 1 OD unit is equal to 0.8 into 10 to the power 9 cells per ml। and then स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो OD होती है उसको प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द सेल नंबर एंड देन कैलिब्रेशन कर्व जनरेट करते हैं एंड अल्टीमेटली अपना जो रिजल्ट आता है दैट इज 1 OD यूनिट इज इक्वल टू 0.8 into 10 to the power 9 cells per ml। So the next step is the preparation of cell extract। सेल एक्सट्रैक्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं? सेल एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन करते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में बैक्टीरियल कल्चर को डालते हैं एंड देन इसको रोटेट करते हैं इन ए सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन एट 8000 आरपीएम फॉर 10 मिनट्स। और जो इसमें सेल्स होता है वो सेल्स पेलेट फ्रैक्शन में आ जाता है, बाकी जो मीडिया आता है वो सुपर नेटेंट फ्रैक्शन में आता है। मींस एंड सेंट्रीफ्यूगेशन करने का मेन पर्पस होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर को स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर में कन्वर्ट करना। अब इस पेलेट को 10 ml या लेस वॉल्यूम में रिसस्पेंड करते हैं। सो जो
सेल्स हैं, अब उस सेल्स का सेल एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना है। सेल एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करने के लिए पहले बैरियर को ब्रेक करना पड़ेगा। सो बैक्टीरियल सेल्स की अगर बात करें तो बैक्टीरियल सेल्स में दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है सेल वॉल, एंड अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है तो उसके ऊपर एक और लेयर होता है, दैट लेयर इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन। ये सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है वो क्या है, दे आर सेल मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट देयर इज सेल वॉल। अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है तो उसमें आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड बाई लेयर। ये क्या है, लिपिड बाई लेयर। और बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं। और पेप्टिडोग्लाइकन जो बना होता है, इट इज ए लीनियर कोपॉलीमर ऑफ अल्टरनेटिंग टू शुगर, दैट इज NAG and NAM. This is NAG, this is NAM, this is NAG, this is NAM, this is NAG. NAG stands for N-acetyl glucosamine. NAM stands for N-acetyl muramic acid. So peptidoglycan के बने होते हैं सेल वॉल इन बैक्टीरिया। पेप्टिडोग्लाइकन में दो मोनोसैकेराइड्स डेरिवेटिव होते हैं। फर्स्ट वन इज द N-acetyl glucosamine, सेकंड वन इज द N-acetyl muramic acid. N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। नाउ द लास्ट और आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज द आउटर मेम्ब्रेन। ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। इसका कंपोजिशन की अगर बात करें तो इट इज लाइपोपॉलीसैकेराइड। क्या होता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड नेचर का होता है। सो सेल के कंटेंट को रिलीज करने के लिए ये बैरियर की तरह काम करता है। सो इस बैरियर को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आउटर मोस्ट लेयर जो है आउटर मेम्ब्रेन है, जो कि लाइपोपॉलीसैकेराइड्स का है। सेल वॉल इज द पेप्टिडोग्लाइकन एंड सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड बाई लेयर। सो दो तरह के बैरियर ब्रेक करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट वन इज द फिजिकल मेथड, सेकंड वन इज द केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड से जो हम बैरियर्स को डिसरप्ट करते हैं, इट इज बाय मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स के द्वारा सेल बैरियर को डिसरप्ट करते हैं। केमिकल मेथड की अगर बात करें तो केमिकल मेथड में बेसिकली सेल लाइसिस को यूज किया जाता है, और सेल लाइसिस के लिए केमिकल एजेंट्स का यूज करते हैं। एंड केमिकल एजेंट्स अगर यूज करते हैं तो केमिकल एजेंट्स सेल बैरियर के इंटेग्रिटी को अफेक्ट करता है। केमिकल मेथड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है फॉर बैक्टीरियल सेल्स जब डीएनए आइसोलेट करना होता है। केमिकल लाइसिस में बेसिकली जो एजेंट यूज करते हैं वह एजेंट यूज करते हैं जो सेल वॉल को अटैक करता है, एंड अनदर डिसरप्टिंग सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करता है। सेल वॉल को जो अटैक करता है दैट इज लाइसोजाइम। क्या है, जो केमिकल यूज करते हैं दैट इज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम की अगर बात करें तो लाइसोजाइम का जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है, क्योंकि सेल वॉल जो बना होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन अल्टरनेटिंग NAG एंड NAM से बने होते हैं। NAG एंड NAM को जो बॉन्ड ज्वाइन करता है दैट बॉन्ड इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसी बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है कौन, लाइसोजाइम। अगर इस बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर देगा लाइसोजाइम तो जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का वो क्या होगा, पंक्चर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंक्चर्ड हो जाएगा, मीन्स रैप्चर हो जाएगा। इसके अलावा एक और यूज करते हैं दैट इज EDTA, इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटेट, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लाइसोजाइम प्लस EDTA यूज करते हैं।
लाइसोजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? लाइसोजाइम एक व्हाइट में प्रेजेंट होता है एंड सिक्रीशंस ऑफ टीयर्स एंड सालिवा में प्रेजेंट होते हैं, जो इनकी सेल वॉल के इंटीग्रिटी को डिसरप्ट करता है। ईडीटीए का काम क्या है? ईडीटीए मैग्नीशियम आयन को रिमूव करता है एंड दिस मैग्नीशियम आयन इज एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन्वेलप एंड ऑल्सो इनहिबिट सेलुलर एंजाइम्स दैट कुड डिग्रेड डीएनए। क्या करता है ईडीटीए? मैग्नीशियम आयन को रिमूव करता है। मैग्नीशियम आयन क्या करता है? दे आर एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन्वेलप एंड ऑल्सो इनहिबिट सेलुलर एंजाइम्स दैट कुड डिग्रेड डीएनए। Under some conditions, weakening of cell wall with lysozyme is sufficient to cause bacterial burst. Usually, detergents such as SDS is also added. Means lysozyme add किए, EDTA ऐड किए एंड देन कुछ डिटर्जेंट दैट इज सोडियम डोडिसाइल सल्फेट ऐड करते हैं। डिटर्जेंट क्या करता है? डिटर्जेंट लाइसिस के प्रोसेस को इनहांस करता है बाय रिमूविंग लिपिड मॉलिक्यूल्स। सो ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करता है। एसडीएस क्या करता है? बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करता है। जब सेल को डिसरप्ट किया जाता है बाय यूजिंग दिस एजेंट्स लाइसोजाइम, ईडीटीए एंड एसडीएस, सो सेल एक्सट्रैक्ट द नेक्स्ट स्टेप इज रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल सेल डेब्रिस। सो दिस इज द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को अगर डिसरप्ट करते हैं इसके मेम्ब्रेन को तो सेल एक्सट्रैक्ट बनते हैं। अब इस सेल एक्सट्रैक्ट में इनसॉल्युबल मटेरियल भी है, इनसॉल्युबल सेल डेब्रिस भी है, इन एडिशन टू डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। सो इनको क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेल डेब्रिस पेलेट फ्रैक्शन में आ जाते हैं एंड सॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या होता है? डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। सॉल्यूशन फ्रैक्शन में क्योंकि 3 कंपोनेंट है, हमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्यूरिफाई करना है, दैट इज डीएनए। डीएनए को आइसोलेट करने के लिए आरएनए प्रोटीन्स को हटाना पड़ेगा। So now the next step is the purification of DNA from cell extract, क्योंकि इस सेल एक्सट्रैक्ट में डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स तीनों हैं। तो इसके लिए 2 तरह के अप्रोच यूज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच एंड दिस इज द सेकंड अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच में क्या करते हैं? जो भी कंटामिनेंट्स है उसको डिग्रेड कर देते हैं। सेकंड अप्रोच में क्या करते हैं? बाय आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी यूज करते हैं। पहले आते हैं फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट अप्रोच में जो सेल डेब्रिस है उसको कैसे हटाते हैं, कंटामिनेंट्स को कैसे हटाते हैं, और इसमें यूज करते हैं ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन एंड एंजाइम डाइजेशन। सो दिस इज द सेल एक्सट्रैक्ट। सेल एक्सट्रैक्ट में यूज करते हैं या तो सिर्फ फिनॉल यूज करते हैं या तो 1:1 मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं। अब ये फिनॉल या 1:1 फिनॉल क्लोरोफॉर्म मिक्सचर क्या करता है? दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो कि प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है। उसमें क्या था? सेल एक्सट्रैक्ट में क्या था? डीएनए था, आरएनए था एंड प्रोटीन था। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या करेगा? जो फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म है ये क्या करेगा? प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देगा। क्या करेगा? प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करेगा। बचेगा क्या? न्यूक्लिक एसिड्स दैट इज डीएनए, आरएनए, ये बचेंगे एक्वस सॉल्यूशन में। अब इस एक्वस सॉल्यूशन में डीएनए एंड आरएनए दोनों है। अब इसमें से डीएनए आइसोलेट कैसे होंगे? तो जैसे ही ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाता है। देन सेंट्रीफ्यूज करते हैं। प्रोटीन जो होता है वो कोगुलेट होता है। ये कोगुलेटेड प्रोटीन एक्वस सॉल्यूशन एंड फिनॉल के इंटरफेस के बीच में लेयर बना देता है। इस एक्वस सॉल्यूशन को बाई पाइपेट रिमूव करते हैं, बाकी इनको डिस्कार्ड कर देते हैं। अब इस एक्वस सॉल्यूशन में क्या है? एक्वस सॉल्यूशन में है डीएनए एंड आरएनए। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं उसको प्रोटीनेज के से ट्रीट करते हैं। प्रोटीनेज के से ट्रीट करने के बाद क्या होता है? जो पॉलीपेप्टाइड्स होता है वो स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उसको इजीली रिमूव कर दिया जाता है फिनॉल के द्वारा। कुछ आरएनए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स को हटाया जाता है बाय 1 एंजाइम दैट इज राइबोन्यूक्लिएज। राइबोन्यूक्लिएज से ट्रीट करने के बाद ये आरएनए डिग्रेड हो जाते हैं इन स्मॉलर कंपोनेंट्स एंड देन डीएनए आइसोलेट किया जाता है। एंड द सेकेंड अप्रोच इज बाय यूजिंग आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी।
आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में यूज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन को। एक्वस सॉल्यूशन में क्या था? एक्वस सॉल्यूशन में था डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। डीएनए एंड आरएनए की अगर बात करें तो दे आर निगेटिवली चार्ज्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। प्रोटीन्स भी जो होता है, कुछ प्रोटीन्स निगेटिवली चार्ज होता है। तो जो आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में क्रोमैटोग्राफिक रेजिन्स यूज किया जाता है, रेजिन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड रेजिन्स होता है। क्योंकि डीएनए एंड आरएनए निगेटिवली चार्ज है तो इस पॉजिटिवली चार्ज रेजिन से बाइंड होगा एंड बाय वेरिंग सॉल्ट कंसंट्रेशन इनकी बाइंडिंग को डिसरप्ट करके इसको प्यूरिफाई कर किया जाता है। सो दिस इज द क्रोमैटोग्राफिक कॉलम फॉर आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफिक कॉलम ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। इस कॉलम में पहले आयन एक्सचेंज रेजिन्स डालते हैं एंड दैट रेजिन इज पॉजिटिवली चार्ज। क्या होता है? ये रेजिन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब इस रेजिन के ऊपर सेल एक्सट्रैक्ट डालते हैं। सेल एक्सट्रैक्ट इसके थ्रू पास करता है और सेल एक्सट्रैक्ट जब रेजिन के थ्रू पास करता है तो रेजिन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, डीएनए, आरएनए निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इस रेजिन के थ्रू बाइंड कर जाता है। रेजिन से बाइंड करने के बाद उस रेजिन से डीएनए, आरएनए को प्यूरिफाई किया जाता है। स्मॉल सॉल्ट कंसंट्रेशन, अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन लो डालते हैं तो पहले आरएनए एंड प्रोटीन रिलीज होता है, प्रोटीन और आरएनए को इल्यूट किया जाता है। देन बाय यूजिंग हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन डीएनए को इल्यूट किया जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्ट कंसंट्रेशन डीएनए, प्रोटीन्स एंड आरएनए को प्यूरिफाई किया जाता है। सो आवर पर्पस इज टू प्यूरिफाई, टू आइसोलेट द डीएनए। अब एक बार जब डीएनए आइसोलेट हो जाता है तो दो तरह के डीएनए हो सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं तो जो डीएनए होता है वो हाई कंसंट्रेशन होता है, मींस बहुत ही थिक सॉल्यूशन ऑफ डीएनए होता है। इनको कंसंट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर डीएनए डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं बाय इथेनॉल प्रेसिपिटेशन। इथेनॉल प्रेसिपिटेशन में क्या यूज करते हैं? या तो 70% इथेनॉल यूज कर सकते हैं या तो 100% इथेनॉल यूज करते हैं। जब ये इथेनॉल यूज करते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट इथेनॉल जब यूज करते हैं, तो अगर डीएनए का कंसंट्रेशन हाई है, दिस इज हाई कंसंट्रेशन डीएनए, अगर हाई कंसंट्रेटेड डीएनए है तो उसमें जब इथेनॉल डालते हैं तो इथेनॉल डीएनए के ऊपर लेयर बनाता है और एक ग्लास रड डालकर इस डीएनए के फाइबर को निकाला जा सकता है। लेकिन जब डीएनए लो कंसंट्रेशन में है तो लो कंसंट्रेशन में डीएनए को इथेनॉल डालने के बाद, दैट इज 100% या एब्सोल्यूट इथेनॉल डालने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो डीएनए होता है वो पेलेट फ्रैक्शन में आता है एंड सॉल्यूशन में इथेनॉल आता है। इथेनॉल को बाई पाइपेटिंग बाहर डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब ये जो पेलेट फ्रैक्शन है, इस पेलेट फ्रैक्शन को रीडिसॉल्व करते हैं। किस चीज में रीडिसॉल्व करते हैं? इसको रीडिसॉल्व करते हैं या तो वाटर में या तो टीई बफर में। टीई बफर इज बेसिकली ट्रिस ईडीटीए बफर। जब इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाता है एंड दैट इज 10 माइक्रोलीटर, दैट इज 10 माइक्रोलीटर वॉल्यूम में डिसॉल्व किया जाता है। अब इस डिसॉल्व्ड डीएनए को 4 डिग्री में स्टोर कर सकते हैं फॉर मंथ्स और ईयर्स। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे भी कंटामिनेशन हो सकता है। सो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को हटाते हैं बाय एडिंग राइबोन्यूक्लिएज। सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए सैंपल्स। नाउ नेक्स्ट वन इज द मेजरमेंट ऑफ डीएनए कंसंट्रेशन। अगर जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना है तो इस कंडीशन में डीएनए का कंसंट्रेशन पता होना बहुत जरूरी है और डीएनए के कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं बाय अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में क्या करते हैं? अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में डीएनए सैंपल्स को डालते हैं और 260 नैनोमीटर वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस को मेजर करते हैं एंड 260 नैनोमीटर वेवलेंथ one absorbance unit is equal to 50 microgram of double stranded DNA per ml.
260 नैनोमीटर वेवलेंथ पे 1 एब्जॉर्बेंस यूनिट इज इक्वल टू 50 माइक्रोग्राम ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ml। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में बेसिकली 1 माइक्रोलीटर सैंपल की रीडिंग ली जाती है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में 260 बाई 280 का जो रेशियो है, अगर ये 1.8 है, इट मीन्स कि द सैंपल इज प्योर। अगर लेस देन 1.8 है, इट मीन्स द सैंपल इज नॉट प्योर, मीन्स उस सैंपल में कंटामिनेशन है। कंटामिनेशन किस चीज का हो सकता है? प्रोटीन का हो सकता है, फिनॉल का हो सकता है। फर्दर, after measuring the concentration of DNA sample by ultraviolet absorbance spectrophotometry, इसके बाद DNA के इंटीग्रिटी को चेक कर सकते हैं on the agarose gel electrophoresis and DNA के कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं by the fact that one absorbance unit is equal to 50 microgram per ml। so यहाँ पे 50 multiplied by A2680 is equal to कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए सैंपल माइक्रोग्राम पर ml में। अगर कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए सैंपल माइक्रोग्राम पर ml में कैलकुलेट करना है, देन सो इट इज कैलकुलेटेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्बेंस एट 260 nm। so this is the measurement of concentration of DNA sample and this is the summary। First step is the growth and harvesting of bacterial cells. After that, homogenized cells or tissue 4 degrees Celsius under sterile equipment. Next one is the preparation of cell extract by cellular lysis by using detergent या lysozyme or by combination of both, and then adding chelating agent। Chelating agent is EDTA या citrate। Next step is adding proteinase enzyme, that is proteinase K, and after that organic extraction by using phenol extraction या phenol chloroform extraction। Next one is the alcohol precipitation, that is ethanol precipitation, and in this ethanol precipitation absolute alcohol is used, that is 70% या 100% ethanol, and then the concentrated DNA redissolved in tea buffer or water, and after that DNA concentration is measured by UV spectrophotometry and integrity of DNA is checked by agarose gel electrophoresis। so this is all about bacteria। so this is all about isolation of DNA from the bacteria। so this is all about isolation of DNA from bacterial cells। now क्या सेम ही मेथड यूज करते हैं DNA isolation from plants and animals? प्लांट्स एंड एनिमल्स में सेम मेथड यूज नहीं करते हैं। प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, इसीलिए प्लांट्स से जब डीएनए आइसोलेट करते हैं तो लाइसोजाइम यूज नहीं करते हैं। सेलुलोज का जो यूनिट होता है दैट इज ग्लूकोज। एनिमल सेल्स में सेल वॉल की अगर बात करें तो एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होता है। सो प्लांट सेल में पहले सेल एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सेल एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका यूज करने का है दैट इज ग्राइंडिंग इन मोटर एंड पिस्टल। क्या है? ग्राइंडिंग इन मोटर एंड पिस्टल। जो फ्रोजन मटेरियल होता है उसको मोटर पिस्टल में ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद यहाँ पे एक एजेंट यूज करते हैं दैट इज सी टैब। सी टैब इज सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ये क्या बनाता है? इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विथ न्यूक्लिक एसिड। सो जब सी टैब यूज करते हैं तो ये न्यूक्लिक एसिड के साथ प्रेसिपिटेट हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड सी टैब मेथड बनाते हैं। देन सेंट्रीफ्यूज करता है। सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड सी टैब कॉम्प्लेक्स पेलेट फ्रैक्शन में आ जाते हैं। बाकी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स वगैरह होते हैं सुपरनेटेंट फ्रैक्शन में। सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड करते हैं। पेलेट फ्रैक्शन को रिसस्पेंड करते हैं 1 मोलर सोडियम क्लोराइड में। तो 1 मोलर सोडियम क्लोराइड में रिसस्पेंड करते हैं पेलेट को एंड देन इथेनॉल प्रेसिपिटेशन एंड राइबोन्यूक्लियस ट्रीटमेंट के थ्रू डीएनए को आइसोलेट करते हैं। दैट डीएनए इज प्यूरिफाइड डीएनए एंड देन इसको मेजर करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे एंड देन इसके इंटीग्रिटी को चेक करते हैं अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के द्वारा। So this is all about isolation of genomic DNA from bacterial cells, plant cells and animal cells. Now the next lecture is isolation and purification of plasmid DNA. So stay tuned for the next lecture.